हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रनिंग ट्यूटोरियल्स पे। तो आज से हम लोग एक नए सफर पे जा रहे हैं। अभी विद इन 2 मंथ्स के अंदर हमारा क्लास 10th आईसीएसई का बोर्ड एग्जाम और सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम और बिहार बोर्ड का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो सारे बोर्ड्स का एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए मैंने एक अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर सबके साथ डिसाइड किया हूँ कि क्यों ना, क्योंकि हमारा सिलेबस तो बहुत जल्दी समाप्त हो चुका है कोचिंग में, तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि क्यों ना एक क्रैश कोर्स टाइप के एक रिकॉल कर लिया जाए सारी चीजों का। शॉर्ट ड्यूरेशन में जितना भी क्लासेस हुए हैं उनको हर एक चैप्टर को हम लोग बहुत जल्दी क्या कर लें, रिवाइज कर लें, क्विक रिवीजन टाइप। तो इसके लिए हमने सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो डिस्कस करेंगे। तो आज फर्स्ट क्लास है और ये लेक्चर आपका 2 मंथ के अंदर लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों हम लोग समाप्त कर लेंगे और बहुत डिटेल भी करूंगा। और वो सारे पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, वो भी हम लोग करेंगे। और इस पे आपको मैथ्स और हिस्ट्री सिविक्स के भी क्लासेस मिलेंगे, जो कंप्लीट हो जाएगा आपका मैथ, साइंस और हिस्ट्री सिविक्स का। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं आज क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 फॉर जस्ट रिवीजन है, तो चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 हमारा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसमें सबसे पहले देखो पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। मैं एक बार सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लूंगा, सारे पॉइंट्स में लिख दूंगा कि किन किन से पॉइंट्स को हम लोग को डिस्कस करना है, और एक डिटेल वे में, ऐसा डिटेल्ड वे जिससे हमारा कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाए, सारे टॉपिक्स को लेके वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सारे टॉपिक्स लिख देता हूँ पहले, कि इतने सारे टॉपिक को मैं पहले कवर करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तो इस चैप्टर का शुरुआत होते ही सेल साइकिल और सेल डिवीजन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है पहले वो मैटर करेगा कि इसमें है क्या क्या और कितना जल्दी ये चैप्टर हमारा समाप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है चैप्टर में क्रोमोसोम्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है क्रोमोसोम्स के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ना है क्रोमोसोम का डिस्कवरी। उसके बाद हम लोग को इसमें डिस्कस करना है क्रोमैटिन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए में तुम्हारा क्या क्या मौजूद है, कैसे स्ट्रक्चर्स में क्या क्या मौजूद है, और क्रोमैटिन में आपका हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्दर हम लोग डिसाइड करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, होमोलोगस पेयर, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बाद हम डिस्कस करेंगे जीन क्या होता है, जो क्रोमोसोम के अंदर होता है। जीन में जीनोम भी डिस्कस कर लेंगे, ऐसे जीनोम तो हम लोग को डिस्कस करना है जाके जेनेटिक्स में। और न्यू सेल का नीड क्या है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका सेल साइकिल, जिसमें तीनों फेज डिस्कस करेंगे हम लोग, G1, S और G2। और एक यहाँ पे एक और फेज है जिसको हम लोग G0 फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? G0 फेज। तो इन सारे टॉपिक्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। आप लोग अपने जो भी आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे उनके पास सेलिना बुक तो होगा ही, और वो बेस्ट बुक है आईसीएसई के लिए, तो आप उसको निकाल कर अपने सामने रख लीजिए। ठीक है, और एक पेंसिल रख लीजिए, क्योंकि लिखने का अब हमारे पास समय नहीं है, और सेलिना बुक का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है अगर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहते हो तो सबसे पहले बात करते हैं क्रोमोसोम के बारे में। तो क्रोमोसोम से एक क्वेश्चन पूछा गया 2-3 बार, क्रोमोसोम्स वर्ड का मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब होता है कलर बॉडी। क्या मतलब होता है? कलर बॉडी। क्रोमोसोम जो वर्ड है, ये वर्ड का मतलब होता है कलर बॉडी। अब क्रोमोसोम है क्या? क्रोमोसोम वर्ड आते ही दिमाग में आना चाहिए कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या है क्रोमोसोम? कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम क्या करता है? हमारे पेरेंट से हमारे कैरेक्टरिस्टिक को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है। क्रोमोसोम जो है वो
डीएनए और डीएनए के अंदर जीन, वो सब कहाँ लाई करते हैं? आपके क्रोमोसोम के अंदर। कहाँ लाई करते हैं? क्रोमोसोम के अंदर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। क्रोमोसोम की बात करें हम लोग, तो क्रोमोसोम जो है उसमें आपके क्या क्या होते हैं? उसमें आपका क्रोमेटिन होता है, ठीक है। क्रोमोसोम पहले याद रखिए कि होता कहाँ पे है आपका? तो क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। क्या होता है? क्रोमेटिन नेटवर्क। यही इसी क्रोमेटिन नेटवर्क को जब हम लोग कंडेंस स्टेज में देखते हैं, किस स्टेज में देखते हैं? कंडेंस स्टेज में देखते हैं, तब यह क्रोमेटिन नेटवर्क हमको क्रोमेटिड्स के रूप में दिखता है। किस रूप में दिखता है? क्रोमेटिड्स के रूप में दिखता है। और यह क्रोमेटिड्स को जब फर्दर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो यही क्रोमेटिड्स हमको किस रूप में दिखता है? क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देता है। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर? कोई दिक्कत? तो कंडेंस स्टेज में क्रोमेटिड्स दिखता है और उसी क्रोमेटिड्स में हम लोग को क्रोमोसोम डिस्कवर दिखता है, ठीक है। और क्रोमोसोम हम लोग कंप्लीटली कब स्टडी कर सकते हैं? सेल डिवीजन के दौरान। क्रोमोसोम को सबसे बेहतर रूप से कब पढ़ा जा सकता है? जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होगी तब, जब सेल डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तब। उसमें भी हम लोग, अब देखो रिकॉल है, आप लोगों को पता होगा बहुत सारी चीजें कि मेटाफेज, मेटाफेज जो है वो बेस्ट फेज है स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। मेटाफेज क्या है? बेस्ट फेज है स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। तो क्रोमोसोम समझ में आ गया क्या होता है? क्रोमोसोम जो होता है वो क्या कैरी करता है? क्लियर है मेरी बात? इसका मीन्स क्या होता है? कलर बॉडी होता है, ठीक है। क्रोमोसोम के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि यह क्रोमोसोम जो है वो आपका सेल डिवीजन के वक्त नजर आता है। क्रोमोसोम का डिस्कवरी की बात करते हैं तो वेल्टर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? वेल्टर फ्लेमिंग ने, जर्मन साइंटिस्ट थे क्रोमोसोम की डिस्कवरी करने वाले वेल्टर फ्लेमिंग, ठीक है। क्रोमोसोम जो है आपका वो जर्मन साइंटिस्ट वेल्टर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। और क्रोमोसोम के अंदर मैंने आपको बताया क्या क्या होता है? क्रोमेटिन और डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर है तुम्हारा क्रोमेटिन्स, और क्रोमेटिन्स में क्या क्या है तुम्हारा? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्रोमेटिन कंटेंट क्या क्या करता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो डिस्कवरी याद रखिएगा वेल्टर फ्लेमिंग। क्रोमोसोम क्या होता है? अब क्रोमेटिन की बात करें हम लोग, तो क्रोमेटिन मटेरियल होता क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो फाइबर के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? फाइबर के फॉर्म में होता है। और क्रोमेटिन मटेरियल्स में होते क्या है? तो क्रोमेटिन मटेरियल्स में होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स। क्रोमेटिन मटेरियल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रोमेटिन मटेरियल्स में डीएनए होता है कितना? लगभग 40%। डीएनए कितना होता है? और बाकी का 60 क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन। कोई दिक्कत नहीं। बाकी का 60% क्या होता है हमारा? हिस्टोन प्रोटीन। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए है क्या? डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है। देखिए कैसे बनता है डीएनए। डीएनए को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से। और न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? तो न्यूक्लियोटाइड बनता है न्यूक्लियोसाइड प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप। और न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? तो न्यूक्लियोसाइड हमारा जो बनता है वो बनता है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, याद रखिएगा, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो दोबारा बता दे रहे, देख लो हमारा डीएनए क्या है? एक तरह का न्यूक्लियोसाइड है। हमारा डीएनए आरएनए क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और डीएनए न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड बनते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मतलब एन न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, कुछ नंबर्स होंगे,
और एक न्यूक्लियोटाइड बनता है न्यूक्लियोसाइड और इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप के मिलने से। एक न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? न्यूक्लियोसाइड और इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप के मिलने से। क्लियर है? ठीक है। और यह न्यूक्लियोसाइड जो हमारा है वह किससे बनता है? वह बनता है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के मिलने से। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के मिलने से। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो एट लास्ट कह सकते हैं कि हमारा डीएनए किससे बना हुआ है? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेल साइकिल और सेल डिवीजन। ठीक है। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल तुम्हारा किसी भी सेल को अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए सेल साइकिल उसमें चलता है। तो सेल साइकिल जस्ट फॉर इंक्रीज इट्स नंबर होता है। तो सेल साइकिल कैसे होता है? सेल साइकिल सेवरल स्टेप्स में होता है। सेल साइकिल मेनली सबसे पहले दो तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज माइटोसिस। क्या होता है? अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट प्रेजेंट इन पेरेंट सेल आर टोटली बिकम कॉपीड इन देयर डॉटर सेल। माइटोसिस में। मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या जो पेरेंट्स में होती है वह क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। किसके रिस्पेक्ट में? पेरेंट सेल के रिस्पेक्ट में। और यह दो स्टेप में होता है, यह सिंगल स्टेप में होता है। ठीक है। इसमें क्रोमोसोम से कॉपी होते हैं, इसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं पेरेंट सेल के मुकाबले। इसमें तुम्हारे डायप्लॉइड सेल बनते हैं, इसमें तुम्हारे हैप्लॉइड सेल बनते हैं। इस टाइप का सेल डिवीजन सोमैटिक सेल में होता है और इस टाइप का सेल डिवीजन तुम्हारा सेक्स सेल बोलो या जर्म सेल बोलो, जो गैमेट्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें होता है। कोई दिक्कत नहीं आता। अब यह जो सेल डिवीजन का क्राइटेरिया है वो पहली बात है कि क्यों होता है, आखिर सेल साइकिल और सेल डिवीजन होता क्या, नीड क्या है इसका? तो पहला नीड है हमारे बॉडी में क्या कराना? ग्रोथ। ठीक है। दूसरा क्या कराता है हमारे बॉडी में? रिपेयर कराता है। कोई भी चीज जैसे स्किन कहीं कट गया, छट गया, नेल्स का बढ़ना, हेयर का बढ़ना, क्यों बढ़ता है? सब सेल डिवीजन। ठीक है। अगला रिप्लेसमेंट कराता है। ठीक है। तो ग्रोथ, रिपेयरमेंट, रिप्लेसमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन। ये सबके पीछे कारण कौन है? आपका सेल डिवीजन। ठीक है। अब यह सेल डिवीजन कितने तरीके से होता है, कितने स्टेप में होता है? तो यह सेल डिवीजन मेनली होता है तुम्हारा दो स्टेप्स में। पहला होता है तुम्हारा इसमें इंटरफेज। क्या होता है? और दूसरा होता है एम फेज। ठीक है। इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एम फेज के बारे में। इंटरफेज दोनों में कॉमन है। इंटरफेज सब में होता है। एम फेज दोनों का अलग-अलग। ठीक है। एम फेज अलग अलग होता है। एम में एक माइटोसिस होगा और एम में एक मियोसिस होगा। ठीक है। इंटरफेज जो होता है इसमें सेल में होता क्या है? तो इंटरफेज में तुम्हारा सेल, एक देखो हम लोग शादी ब्याह का महोत्सव देखते हैं तो घरों में देखते हैं कि जिस दिन शादी होना है उस दिन या फिर जिस दिन फंक्शन होना है, बर्थडे शादी कुछ भी सपोज कर लो, जिस दिन फंक्शन है उसी दिन पूरे मोहल्ले वाले को पता चलता है। लेकिन क्या सारी तैयारियां उसी दिन होती है? तैयारियां तो पहले से चलते आ रही है। तो तैयारियां जो पहले से चलते आ रही है वो तैयारियां बाहर वालों को नहीं दिखता है कि कहाँ पे कौन सा बैंड बाजा वाला कहाँ से बुक हुआ है, बर्तन वाला कहाँ से बुक हुआ, पता चलता है? किसी को नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो तैयारियां बाहर से ऑब्जर्व नहीं होता है। तो उस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं परिवार वाले, लेकिन पता नहीं चलता है किसी को। तो वैसा ही यहाँ पर भी है। सेल डिवीजन एक फंक्शन हो गया, उस सेल डिवीजन को करने की तैयारी किसमें होती है? इंटरफेज में। और वो सेल डिवीजन का इवेंट कौन सा है? एम फेज। कोई दिक्कत नहीं आता। तो इंटरफेज जो आपका है वो इंटरफेज बाहर से देखने में रेस्ट लगता है, किसी भी तरह का हलचल आपको अंदर ऑब्जर्व नहीं होगा, लेकिन इंटरनली सबसे ज्यादा एक्टिव होता है सेल उसी स्टेज में। क्लियर है मेरी बात? बाहर से बिल्कुल होता है इनर्ट, नेटिव पड़ा हुआ होता है, शांत पड़ा हुआ होता है, लेकिन अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव किसमें होता है? तुम्हारा इंटरफेज में होता है। कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है। अब इंटरफेज बाबू फर्दर तुम्हारे 3 स्टेप्स में होते हैं। कितने स्टेप्स में होते हैं इंटरफेज? 3 स्टेप्स में होता है। पहला को क्या बोलते हैं? दूसरा को फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज और सेकंड ग्रोथ फेज। 3 फेजेस में तुम्हारा इंटरफेज कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत नहीं आता। समझ में आ रही बात? ठीक है।
तो इंटरफेज जो तुम्हारा 3 स्टेप्स में होता है, 3 फेजेस में होता है, ये कैसे होता है समझते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ग्रोथ फेज है उसमें क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है फर्स्ट ग्रोथ फेज में। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं होता है, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है। सब बोल देता है कि एस फेज में क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं, क्रोमेटिन मटेरियल डबल होता है। क्या लिखा हुआ है, रीड करो। डुप्लीकेटेड मतलब होता है पेयर ना लेना, ठीक है। इसमें याद रखिएगा सिंथेसिस फेज में क्रोमेटिन मटेरियल डबल होता है। क्रोमोसोम का नंबर हमारे सेल में कितना होता है 46, तो डुप्लीकेट होगा कितना हो जाएगा 46 गुना 2, ऐसा कोई कंडीशन, ठीक है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए, जिसको हम लोग क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम के अंदर का जो मटेरियल है वो डबल कर जाएगा, वो क्या कर जाएगा, डबल कर जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता है, मतलब क्रोमेटिन फाइबर और डीएनए का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, डबल हो जाएगा, हाँ, ठीक है, याद रखिएगा। क्रोमोसोम्स का नंबर वेरी नहीं करता है, अंदर का अमाउंट ऑफ जो होता है मौजूद, डीएनए का अमाउंट, क्रोमेटिन मटेरियल का अमाउंट, वो डबल हो जाता है। क्लियर है मेरी बात। और G2 फेज में क्या होता है, फर्दर सारे एंजाइम्स बनते हैं, जो फर्दर सारे ऑर्गेनल्स बनते हैं जो डुप्लीकेट होके अलग अलग होंगे, ये G2 फेज में होता है। अब G1 फेज के बाद निकलने के बाद सेल के पास एक ऑप्शन होता है, चाहे तो वो M फेज में इंटर कर जाए, चाहे तो वो कहां चला जाए, क्विसेंट स्टेज में, कहां चला जाए, क्विसेंट स्टेज में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी या फिर रेस्टिंग फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेस्टिंग फेज। तो इस फेज में अगर चला गया तो फर्दर सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो एम फेज में जाता है तो वो आगे की ओर अपनी प्रक्रिया को बढ़ाएगा। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत, तो जीवन नॉट के बाद सिंथेसिस बनाएगा नहीं, वो चाहेगा उसके बाद नहीं, जीवन के बाद आता है एक जीवन को भी डिसाइड होता है। जीवन जब खत्म होता है तो जीवन के बाद सेल के पास ऑप्शन मिलता है, ये आपको एस में जाना है कि जी नॉट में जाना है। अगर वो जी नॉट में चला गया तो फिर वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, सुना गया बात। और जो जो इस साइड जाएगा वो फिर एम फेज में जाएगा, चला गया वो फिर एम में चला, हाँ, वो अपना फर्दर सेल डिवीजन करेगा, तो वो जीवन के बाद ही ऑप्शन मिलता है। जो एस फेज G2 में जाएगा वही एम में इंटर करेगा, और वो यहीं से अगर वो जी नॉट में चला गया तो फिर एम फेज की ओर बढ़ावा उसका नहीं होगा। G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में तुम्हारा क्या होता है, सेकंड ग्रोथ फेज में आरएनए और प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है और भी सेल के ऑर्गेनल्स को डिवाइड करने के लिए वो सब बनते हैं, ठीक है, और सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट होते हैं, ठीक है। ये सब काम तुम्हारा किसमें होता है, G2 फेज में, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो सेल है वो इंटर कर जाएगा सेल साइकिल से, किसमें, सेल डिवीजन, किसमें इंटर कर जाएगा, सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन जो होता है बाबू वो तुम्हारा प्लांट और एनिमल दोनों सेल में होते हैं, और दोनों सेल में कुछ विभिन्नताएं भी होती है, डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले याद रखना कि सेल डिवीजन 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कोई दिक्कत, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायग्राम दिया जाता है, पूछता है कि पता लगाइए पहले कि कौन सा फेज है और कौन सा सेल है। तो प्लांट सेल में खास बात होगी, प्लांट सेल में इसके पास क्या देखने को मिलेगा डायग्राम में, सेल वॉल क्या देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सेल वॉल क्या होगा, एब्सेंट होगा। और क्या देखने को मिलेगा तुम्हारा, इसमें एब्सेंट होगा एक चीज, तो यहाँ प्रेजेंट होगा, क्या नाम है उसका, सेंट्रोजोम, क्या नाम है, सेंट्रोजोम, ठीक है। इन दोनों के बिहाफ पे हम पता लगा लेंगे कि वो प्लांट सेल है कि एनिमल सेल। कोई दिक्कत यहाँ पर।
सेंट्रोजोम एक सेल ऑर्गेनल्स है जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, जो सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? प्लांट सेल में सेल वॉल रेगुलेट होता है। नहीं, प्लांट सेल में ये एंजाइम्स के द्वारा रेगुलेट होता है। माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर होता है, MTOC, MTOC वो पढ़ोगे 11 में, ठीक है, वो रेगुलेट करता है। यहाँ पे एनिमल सेल में कौन करता है तुम्हारा? सेंट्रोजोम। कौन करता है? सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम और सेंट्रोमियर अलग-अलग है। हाँ, सेंट्रोमियर तो क्रोमोसोम में था और सेंट्रोजोम एक सेल ऑर्गेनल है, अच्छा हाँ। ठीक है। और सेंट्रोजोम क्या प्रोड्यूस करता है? क्या करता है प्रोड्यूस? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर किस चीज का बना हुआ होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। किसका बना हुआ होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? स्पिंडल फाइबर तुम्हारा क्रोमोसोम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और वह स्पिंडल फाइबर किस चीज का बना हुआ होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्लियर है? अब देखिए, स्पिंडल फाइबर जो बन रहा है सेंट्रोजोम से द्वारा इनसाइड द एनिमल सेल, यही स्पिंडल फाइबर क्या करेगा? आपका क्रोमोसोम को ब्रेक करके सेल का डिवीजन कराएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आता? तो प्लांट्स और एनिमल्स का डिफरेंस पहचान लोगे? ठीक है, अब आगे देखोगे सेल डिवीजन तुम्हारा रेगुलेट कैसे होता है और एनिमल सेल और प्लांट सेल में कैसे कैसे कंप्लीट होता है वो पढ़ना है। हम लोग सबसे पहले इसका स्टडी करेंगे। कौन सा प्रोसेस? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस भी कुछ स्टेप्स में होते हैं। पहला स्टेप क्या है इसका? दूसरा, तीसरा और चौथा टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इन 4 फेजेस से गुजरने के बाद कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। प्रोफेज 2 स्टेप में होता है, अर्ली और कौन सा होता है अर्ली और लेट में? एनाफेज। वेरी गुड। अर्ली और लेट में और क्या होता है तुम्हारा? एनाफेज। ठीक है, अर्ली, एनाफेज और लेट। इन चारों फेजेस के गुजरने के बाद कैरियोकाइनेसिस खत्म होता है और क्या शुरू होता है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, एक एक करके समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। डायग्राम दिया हुआ है बुक में, बुक देख लीजिएगा क्योंकि रिवीजन क्लास है तो डायग्राम बना के बताने में टाइम वेस्ट होगा हमारा। ठीक है, तो प्रोफेज जो है आपका, उसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला काम होता है कि प्रोफेज में आपका जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, सारे कोशिका अंग क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। दूसरा बात होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है। तीसरा बात होता है क्या आपका? जो आपका सेंट्रोजोम था वो डुप्लीकेट हो जाता है। सेंट्रोजोम क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट हो जाएगा। और पोल की तरफ, अब देखो बात ये भी होता है कि सेल में हम किसको पोल और किसको इक्वेटर मानेंगे। तो एक इमेजिनरी है ये चीज कि बीच वाले को क्या माना गया है? इक्वेटर, और साइड वाले को क्या माना गया है? पोल। ठीक है, ये इमेजिनरी चीज है, ऐसा कोई लिखा मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है वहां पे, सपोज ही खाली। ठीक है, तो सेंट्रोजोम यहाँ पे जो अंदर न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस सब डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? और क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, वह क्रोमेटिन नेटवर्क काफी कंडेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? काफी कंडेंस हो जाता है। और कंडेंस होने के बाद वह क्रोमेटिन नेटवर्क थिक क्रोमेटिड्स में बदल जाता है जो क्रोमोसोम की तरह अपीयर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? समझ में आ गया बात? ठीक है, अब देखो सेंट्रोजोम इधर चलने लगा अपना अपना। सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर पता है ना कैसा होता है? इसके पास एस्टर रेज होते हैं। क्या होता है? एस्टर रेज। और 2 क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स। 2 क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोजोम के स्ट्रक्चर में एस्टर रेज और सेंट्रियोल्स होते हैं। यही एस्टर रेज स्पिंडल फाइबर बनाने का काम करता है। कोई दिक्कत नहीं आता? आगे की बात है, तो प्रोफेज में क्या क्या हुआ आपका? बोलोगे जल्दी जल्दी। पहला चीज क्या हुआ प्रोफेज में? ठीक है, मूव करना शुरू किया पार्ट।
और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ, सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर हुए, सिस्टर क्रोमैटिड अटैच हो गया। हाँ, क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम में बन गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स का अपीयरेंस देखने को मिला। ये खत्म हो गया आपका प्रोफेज। कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अब क्या होता है प्रोफेज का अगला क्या है मेटाफेज। मेटाफेज इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द क्रोमोसोम। याद रखिएगा, बता चुके हैं पहले भी कि मेटाफेज जो है वो क्रोमोसोम की स्टडी करने में सबसे बेस्ट फेज है। मेटाफेज में क्या होता है कि मेटाफेज में आपका जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सब आके आपके इक्वेटर पे अलाइन कर जाते हैं, इक्वेटर पे अलाइन कर जाते हैं। और आपके जो सेंट्रोसोम्स जो सेंट्रियोल्स में टूट गए थे वह दोनों सेंट्रियोल्स अपने अपने पोल से स्पिंडल फाइबर निकालने लगता है। क्या निकालने लगता है? स्पिंडल फाइबर, जो जाके इक्वेटर पे सजे हुए क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, सेंट्रोमियर से क्या होता है? कनेक्ट हो जाता है। अब स्पिंडल फाइबर दो तरह का होता है, आप लोग किताब में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है अभी आपका ये सब चीजें, इसलिए हम ज्यादा डीप नहीं डिस्कस करेंगे। बस समझ लो कि स्पिंडल फाइबर दो तरह का होता है। एक स्पिंडल फाइबर पुश फोर्स लगाता है, हाँ, धक्का देने वाला, और एक स्पिंडल फाइबर पुल फोर्स लगाता है। ठीक है, काइनेटिक स्पिंडल फाइबर और पोलर स्पिंडल फाइबर होता है। ठीक है, काइनेटिक पोल, ठीक है। तो एक स्पिंडल फाइबर पुल फोर्स लगाता है और एक स्पिंडल फाइबर पुश फोर्स लगाता है। स्पिंडल फाइबर बनता था, हाँ, एस्टर स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करता है, बनता नहीं है। स्पिंडल फाइबर पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से बनता है, वो नहीं पढ़ना है अभी हम लोग को। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर जो होता है वो क्रोमोसोम्स का जो सेंटर, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर पता चुका कहाँ होता है? ठीक है, ये क्रोमोसोम्स यहाँ पे आके क्या करेगा, इसमें से जुट लेगा, स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएगा। अब स्पिंडल फाइबर इसके बीच में क्या करेगा, एक फोर्स लगा के इसको ब्रेक करके तोड़ देगा। समझ में आ गया बात यहाँ तक? अब उसके बाद हमारा सेल कहाँ इंटर करता है? एनाफेज। एनाफेज के अर्ली प्रोसेस में क्या होगा? अर्ली प्रोसेस में होगा कि वो मूव करना अपनी तरफ शुरू करेगा, मूव करना अपनी तरफ शुरू करेगा, अपना अपना पोल के पास पहुंचना शुरू कर देगा एनाफेज में। ठीक है, अब लेट एनाफेज में क्या होगा? लेट एनाफेज में सारे क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं सिस्टर वाले, वो अपने अपने पोल के पास पहुंच जाएंगे और थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन में भी फर्रो फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन में क्या शुरू हो जाएगा? फर्रो फॉर्मेशन, थोड़ा थोड़ा सेल मेम्ब्रेन ऊपर से धंसना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक डायग्राम दिख रहा होगा बुक में। ठीक है, अब एनाफेज क्लियर, अर्ली और लेट। अब टीलोफेज। टीलोफेज जब भी आएगा तो एक चीज दिमाग में आना चाहिए कि टीलोफेज इज द जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोफेज। टीलोफेज पूरा का पूरा प्रोफेज का क्या है? रिवर्स, उल्टा है। क्लियर है मेरी बात? कैसे उल्टा है भाई? क्योंकि प्रोफेज में क्या हुआ था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियोप्लाज्म डिसअपियर, सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर, सब वापस आ जाएगा, सब रीअपियर हो जाएंगे। सब क्या हो जाएंगे? टीलोफेज में रीअपियर हो जाएंगे और एक ही सेल में दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिख रहा है डायग्राम में आपको? एक ही सेल में दो पोलर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन सब आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा टीलोफेज में। जो जो गायब हुआ था प्रोफेज में सब वापस आ जाएगा और फर्रो और डीप हो जाएगा। फर्रो क्या हो जाएगा? और डीप हो जाएगा। ठीक है, अब शुरू होता है आपका क्या? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है बच्चों? साइटोकाइनेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर भी प्लांट और एनिमल के बीच में डिफरेंस पूछता है। अभी तक प्लांट और एनिमल में सब सेम पढ़ रहे थे, जो डिफरेंस मैंने शुरुआत में आपको बताया था बस वही डिफरेंस था कि प्लांट में सेल वॉल होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, सेंट्रोसोम होता है बस। अब एक और डिफरेंस पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस में। प्लांट रूट नहीं लंबा, काटने अच्छे से कटे। ये बहुत छोटा गैप है तो काटने में दिक्कत होता है। प्लांट सेल के साइटोकाइनेसिस में, प्लांट सेल के साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस जो प्लांट सेल का होता है उसमें एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? पहला डिफरेंस होता है कि आपका साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में सेल प्लेट से होता है। किससे होता है? उसमें कोई ऐसा फर्रो वर्रो नहीं बनता है, सेल प्लेट से होता है जो गोल्गी बॉडी बनाता है। कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी। प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी के नाम से नहीं पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारते हैं इसको? डिक्टियोसोम। किस नाम से पुकारते हैं?
ठीक है। और ये सेल प्लेट बना हुआ किसका होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पिक्टेट का। कैल्शियम और मैग्नीशियम पिक्टेट का बना हुआ होता है सेल प्लेट, जो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? एनिमल की बात करें तो बता रहे, तब से वर्ड का नाम ले रहे हैं कि फर्रो बन रहा है, गड्ढा बनते हुए धंसते जा रहा है। एक फर्रो होता है, एक और होता है जो किताब में नहीं मेंशन है आपका, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन। ये सेल होता है ना, तो बीच से ऐसा रिंग बनते जाता है, वो रिंग धीरे धीरे बनते बनते क्या होता है, चिपक जाता है और दो सेल अलग हो जाते हैं। आपकी किताब में ऐसा दिया हुआ है कि एक ऐसा बनते जा रहा है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, चिपक जाएगा और ये अलग हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया फर्रो और ये हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ठीक है, तो यही अंतर है साइटोकाइनेसिस में कि प्लांट में होता है सेल प्लेट से, एनिमल में होता है फर्रो फॉर्मेशन से। कोई दिक्कत? क्लियर है? इस तरह हमारा एम फेज क्या हुआ, तो एम फेज माइटोसिस का कंप्लीट होता है और माइटोसिस के एम फेज के बाद सिंगल सेल दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है और दोनों डॉटर सेल क्या कहलाएंगे, डाइप्लॉइड। क्या कहलाएंगे? क्योंकि जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में था बिल्कुल उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर में भी कॉपी होगा। जी क्लियर? दोनों में 46 माइटोसिस का क्या बेनिफिट है भाई? ग्रोथ, रिपेयरमेंट, रिप्लेसमेंट। रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा माइटोसिस से। माइटोसिस सिर्फ ग्रोथ कराएगा, रिपेयरमेंट कराएगा, रिप्लेसमेंट कराएगा, ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं मियोसिस, तो आपको पढ़ना है नहीं उतना, थोड़ा हमारा टॉपिक है मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस क्या होता है? तो मियोसिस अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल। एक पेरेंट सेल कितना डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है? 4। और चारों डॉटर सेल में with respect to their parent cell it contain half set of chromosome which are called haploid in nature। अपने पेरेंट सेल के मुकाबले आधा क्रोमोसोम की संख्या मौजूद उनमें होंगी और उनको क्या कहेंगे हम लोग? हैप्लॉइड सेल। और इस तरह का सेल डिवीजन 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। और ऐसे सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन में, कैसा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। और हमारे बॉडी में जर्म सेल जो हमारे मेल में स्पर्म बनाता है और फीमेल में ओवा बनाता है, प्लांट में पोलन ग्रैंड बनाता है और ओवा बनाता है, इन सब चीज के फॉर्मेशंस में इस तरह का सेल डिवीजन पार्टिसिपेट करता है। 23 चारों में होता है। हाँ, 46 का क्या हो जाएगा? 23 अगर ह्यूमन की बात करें तो। कोई दिक्कत नहीं आता? ठीक है, तो मियोसिस से क्या फायदा होता है? मियोसिस के कारण ही वेरिएशन आ रहा है, मियोसिस के कारण ही इवोल्यूशन हो रहा है, जनरेशन बाय जनरेशन डेवलपमेंट हो रहा है। ये सब कौन कर रहा है? मियोसिस। क्योंकि माइटोसिस तो भीड़ लगाता है, एक ही जैसा बनाता है, तो कहां से वेरिएशन, कहां से इवोल्यूशन? तो आज बैक्टीरिया से वेल डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग बना है, तो कारण कौन है? माइटोसिस की मियोसिस। मियोसिस। इवोल्यूशन का कारण कौन है? मियोसिस। ठीक है, वेरिएशन का कारण कौन है? ठीक है, तो मियोसिस में यह वेरिएशन और इवोल्यूशन कैसे आता है? यह वेरिएशन और इवोल्यूशन आता है होमोलोगस क्रोमोसोम से। कैसे आता है? होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्या करते हैं? क्रॉसिंग ओवर करते हैं। आपस में क्या करते हैं? जैसे देखो, नया डीएनए जो बनता है वो रिकॉम्बिनेशन से बनता है। किससे बनता है? 2 अलग अलग डीएनए के स्ट्रैंड खुलते हैं, 2 डीएनए के 4 स्ट्रैंड हो जाएंगे, चारों स्ट्रैंड आपस में क्या कर जाएंगे? 1 कंबाइन करके 2 को नया बना लेंगे। इसका एक स्ट्रैंड इसके स्ट्रैंड से, उसका एक स्ट्रैंड इसके स्ट्रैंड से कंबाइन। 23 बन गया। हाँ। और फिर दोनों मेरेंटल और पेरेंटल दोनों मिल जाएगा 46 बना लेगा। तो आधा उसके घर का, आधा इसके घर का मिला के बनाओगे। क्रॉसिंग ओवर करेगा। हां, बाइवेलेंट क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट क्रोमोसोम। बाइवेलेंट टेट्राड बनाएंगे वो लोग, इस टाइप से सोचते हैं। तो यह हो गया एक क्रोमोसोम, ठीक है, और इधर से फिर आएगा तुम्हारा एक और क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो रहा है और यहाँ पे जो हो रहा है इसी को क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और जिस पॉइंट पे यह क्रॉसिंग ओवर होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। और इस तरह के पेयर को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस बाइवेलेंट टेट्राड। क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट टेट्राड, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट भी, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट में होता है।
और प्रोफेज फर्स्ट के अंदर लिप्टोटिन, जाइगोटिन, फैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, इतने सारे स्टेप से गुजरता है ये सारे प्रोसेस में, ठीक है। और मियोसिस सेकेंड जो होता है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है। मियोसिस सेकेंड बिल्कुल कैसा होता है? माइटोसिस की तरह। उसमें जिस तरह माइटोसिस में कॉपी होता है क्रोमोसोम, उसी तरह देखो बता सकते हो सिंबल, जैसे यहाँ पे 2n क्रोमोसोम है, फर्स्ट स्टेप में ये हाफ हो जाता है मियोसिस में। अब ये फिर दो बनाते हैं, इन सब में सेम रह जाता है। चार हो तो क्या? एक से देखो बन गया ना, एक से कितना बन गया? यहाँ एक था, यहाँ पे कितना हो गया? चार। एज ए रिजल्ट एक सेल से 4 सेल बना ना, लेकिन 2 स्टेप में। तो मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे ना घट गया, यहाँ पे तो फिर क्या हो गया? तो कॉपी वाले स्टेप्स को, मियोसिस सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। समझ आ रहा है बात? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का संख्या n से n/2 होता तब ना मियोसिस वाला कहा जाता, लेकिन n का क्या रह गया? क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह के सेल को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। क्यों बोलते हैं हैप्लॉइड सेल? क्योंकि कंपेयर टू द पेरेंट्स इट हैज हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, समझ आ गया बात? तो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर होके जीन्स का एक्सचेंज होता है, और वेरिएशन और इवोल्यूशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में देखने को कोई दिक्कत? इसलिए हम लोग सब अपने माता पिता से ही डेवलप करते हैं। ह्यूमन बींग्स का बच्चा ह्यूमन बींग्स भी होता है, लेकिन फिर भी अलग होता है। क्यों? इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ठीक है, टिक लगा लीजिएगा जल्दी से। जो मोस्ट चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है, हम बता देते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग टिक लगा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ोगे नहीं किसी कीमत पे। क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आएगा। पहला है क्रोमेटिन, दूसरा है फिगर 2.3a और 2.2। 2.3 वाला फिगर ज्यादा पूछा है, 2.3 वाला फिगर याद रखिएगा, उसमें जितने भी बेस है और डायग्राम वो 2.3 और बस इस साल के हिसाब से बता रहे हैं। क्रोमेटिन का पूरा एक्सॉन, प्रोटीन और डीएनए सब। उसके बाद सीधा आ जाओगे टिक लगाने के लिए सेल साइकिल, सीधा सेल साइकिल टिक लगाओगे। सेल साइकिल में तीनों फेज को अच्छे से पढ़ लोगे, और ये तो इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई एक ना एक रहेगा ही रहेगा, चाहे वो प्लांट का डायग्राम रहे, चाहे वो एनिमल का रहे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज से, ठीक है, सारा पूरा पूरा चारों डायग्राम के साथ। और साइटोकाइनेसिस डिफरेंस जो होगा एनिमल और प्लांट में, वो भी इम्पोर्टेंट है। साइटोकाइनेसिस तो सेल प्लेट और इसमें होता है, फरो फॉर्मेशन। और क्रायोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस में डिफरेंस है कि एनिमल में होता है सेंट्रोजोम से, प्लांट में होता है एंजाइम्स और हार्मोन्स। और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस कर लो बस, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, जिसमें से इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग ओवर और चाइस्मा। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 क्या हुआ क्लियर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, बायो का। हैव अ नाइस डे, और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एग्जाम से पहले हम लोग को अच्छे से क्लियर कर लेना है।